नंबर 1 पर सीधे, और वो कुछ इस प्रकार से, द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन पाई 7 पाई/6, इसकी वैल्यू अगर हम सॉल्व करें तो ये -पाई/6 आएगी। ऐसे ही टेन इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स -1 की वैल्यू पाई/2 होना चाहिए। हालांकि ये 3 पाई/4 भी हो सकती है, परंतु जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से यही होगी। ए बी डैश जो होता है वो बी डैश इक्वल बी डैश ए डैश के इक्वल होता है। अगर पी ए की वैल्यू 0.3 और पी बी की वैल्यू 0.4 हो और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो तो पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/25 होती है। ठीक इसी टाइप से द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dy by dx प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। ऐसे ही अगर एलिमेंट हमारे डायरेक्शन कोसाइन तो किसी लाइन की तो उनके बीच रिलेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टू 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है। कुछ इस टाइप का है कि अगर कोई ऑन टू फंक्शन 1 1 फंक्शन है और उस 1 1 फंक्शन के लिए fx1 इजिकल टू fx2 है, देन व्हाट कैन यू कंक्लूड x1 इजिकल टू x2 भी होगा अगर फंक्शन 1 1 है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स हमेशा 0 और पाई के बीच होती है। ऐसे ही अगर ए हमें कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एन दी है और हमें ए डैश की वैल्यू पता करना है तो ए जे आई एन क्रॉस एम हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर कॉस रूट एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंसिएशन करना हो तो -sin√x/2√x होगा। अगर कोई फंक्शन f(x) such that y is onto function, then what is the relation between कोडोमेन एंड रेंज? तो हमेशा रेंज और कोडोमेन बराबर होगी अगर वो ऑन टू फंक्शन है। अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि अगर वेक्टर a इजिकल टू इतना हो तो यूनिट वेक्टर कितना होगा। यूनिट वेक्टर के लिए हमें इसके मॉड का डिवाइड करना होगा जो कि √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 14, यानी कि √14 का डिवाइड करने से ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमसे पूछा है कि मैट्रिसेस ए एंड बी will be inverse of each other if AB इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई होना चाहिए। अगर ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई है तो ये एक दूसरे के इनवर्स होती है। थर्ड क्वेश्चन जो मैच द कॉलम टाइप है आपकी स्क्रीन पर सामने है। इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलेज हमें दिए हैं, उनके रिलेशन पूछे हैं। फार्मूले सभी पता होना चाहिए, बट यहाँ पर आपके लिए सुविधा के लिए डायरेक्ट हमने कलर से कलर मैच करते हुए उसको राइट ऑप्शन दे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जो कुछ इस प्रकार से, राइट आंसर इन 1 वर्ड और सेंटेंस tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई व्हेन दिस चाहे कुछ भी हो। फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपन 1 - xy होता है। ठीक है, सही। राइट द रिलेशन बिटवीन m एंड n इफ अगर ए आई जे एम क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उस केस में m इजिकल टू n होगा। अगला हमसे पूछा है कि आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व कीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1 होगा। ऐसे ही हमसे कहा है इफ x माइनस वाई इजिकल टू पाई हो तो डी वाई बाई डी कितना होगा। x का 1 होगा माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा, पाई का 0 होगा मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही हमसे पूछा है कि राइट इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ फॉल्स है, ठीक तरीके से नहीं उन्होंने प्रिंट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d4y अपन dx4 प्लस साइन एक्स इजिकल टू 0 का ऑर्डर 4 होगा। विच टाइप्स ऑफ गिवन फंक्शन एफ एक्स इजिकल टू कॉस एक्स 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में अगर हम एफ डैश एक्स कैलकुलेट करें तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, और 0 से पाई यानी फर्स्ट और सेकंड क्वार्टाइल में साइन एक्स पॉजिटिव होता है बट आगे माइनस होने के कारण आंसर नेगेटिव आएगा, मीन्स ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगला हमसे क्या है कि आप बताइए कि इनमें कौन ट्रू और कौन फॉल्स है। पहला है उसमें इफ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होती है। बिल्कुल सही बात है, अगर आइडेंटिकल कॉलम हो तो 0 होगी। अगला उसने दिया है कि अगर x1 लेस देन x2 हो
और fx1 मोर देन fx2 हो तो क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा? नहीं, ये रॉन्ग है। अगर x1 लेस देन x2 है तो fx1 को भी fx2 के लेस होना पड़ेगा, या मोर है तो मोर होना पड़ेगा। अगला दिया है इफ टू इवेंट्स a एंड b जिसमें a इज द सबसेट ऑफ b देन pa अपॉन b इज इक्वल टू pa। नो, नेवर, इट्स नॉट पॉसिबल, फॉल्स, ये भी फॉल्स है। अगला उनने दिया है इफ a इज इक्वल टू के बी देन a एंड b आर कोलिनियर। यस, इट इज कोलिनियर। Two vectors having same magnitude is always equal to each other? No, its direction must be same। डायरेक्शन सेम नहीं दिए तो हम नहीं कह सकते ऐसा कि ऐसा होगा। अगला हमें दिया फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एफ एन सच दैट एन, यानी नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए तो ये 1 1 ऑन 2 होगा। हाँ, इंटीजर्स के लिए कहते हैं तो शायद ये ऑन 2 नहीं होता, कंफर्म या ऑन 2 नहीं होता। बस ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फिनिश होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6 जो कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं उनमें फर्स्ट यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन जो कुछ इस प्रकार से। पहला हमसे कहा है कि आपको एक रिलेशन आर 1 to 2 1 दिया है जबकि सेट आपको 1 2 3 दिया है। बताइए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यस, क्योंकि अगर ये 1 2 3 सेट है तो हमारे पास 1 1 2 2 3 3 एलिमेंट्स रिलेशन आर के एलिमेंट्स होना चाहिए, बट रिलेशन आर में ये इंक्लूड नहीं है, यानी एक्स आर एक्स को फॉलो नहीं करता है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे दे रखा है और में, और क्वेश्चन भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ और वो कुछ प्रकार से show that the relation as r is equal to ab such that a less than equals to b in the set real numbers is not a symmetric relation। हमें क्या दिया है? हमें दिया है ए बी ए लेस देन और इक्वल टू। अब अगर 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, लेस देन है, तो 3 तो कभी भी लेस देन इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, यानी 2 3 और 3 2 दोनों कम से कम इस रिलेशन के पार्ट नहीं हो सकते, यानी कि सिमेट्रिक नहीं हो सकता। बस फिनिश। तो इस टाइप से 6th क्वेश्चन फिनिश होता है। देखते हैं 7th क्वेश्चन में जो कुछ इस प्रकार से शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। इसके लिए हमें ये फार्मूला अप्लाई करना ही पड़ेगा। इस फार्मूले में x की प्लेस पर 1/2, y की प्लेस पे 1/3 है। अगर हम रखें तो ये कुछ सॉल्व करने पर tan इनवर्स 5/5 बनता है जो कि 1 होता है, और tan इनवर्स 1 तो π/4 होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर भी सॉल्व करा हुआ देख सकते हैं। और पोर्शन देखते हैं जो कुछ इस प्रकार से कॉट इनवर्स 1 अपन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या होगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो क्यों ना हम एक्स की प्लेस पे कोसेक थीटा रखें। कोसेक थीटा रखें तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी आइडेंटिटी तो कॉट थीटा होती है, और कॉट थीटा मीन टेन थीटा। अब कॉट इनवर्स टेन थीटा को हम कॉट π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल होके π/2 माइनस थीटा हो जाएगा। ओह सो सिंपल। तो देखते हैं 7th क्वेश्चन भी फिनिश के साथ 8th क्वेश्चन पर आते हैं जो कुछ इस प्रकार से है। मैट्रिसेस दी हैं, एक x प्लस वाई और एक x माइनस वाई, और हमसे कहा है कि आप x और y की वैल्यू फाइंड करिए। जी हाँ, ये इक्वेशन 1 बट इक्वेशन 2 है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो y y कैंसिल हो जाएगा। 2x जो होगा 9 2 11 0 0 0 2 0 2 7 2 9 हो जाएगा। इस टाइप से 2x इतना है तो x की वैल्यू तो इतनी हो जाएगी, ये x आ गया। अब अगर हम देखें तो चूंकि हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू इतना, तो y इज इक्वल टू 5209 माइनस x होगा। अब x की वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, बस अब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ गया। तो बस है ये x और y। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जिसमें हमसे उसने कहा है कि दो मैट्रिसेस A एंड B कुछ इस टाइप की हैं, आप हमें 3A माइनस B कैलकुलेट करके बता दीजिए। बड़ा सिंपल है।
3a माइनस बी मीन्स 3 × a माइनस बी। अब 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब हमें माइनस करना तो 6 माइनस माइनस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6 और 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। इस टाइप से 3m माइनस बी भी कंप्लीट होता है। इस टाइप से हमारे पास 9th क्वेश्चन भी। अब हमने 8th क्वेश्चन हमने देखा, अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से है। डिफ्रेंशिएट करने की बात कही जा रही है। ई रेस टू द पावर रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू द पावर रूट एक्स अगर हम करें तो रूट एक्स को ई रेस टू पावर रूट एक्स डी डी एक्स रूट एक्स का और करना पड़ेगा, रूट एक्स का डी डी एक्स 1/2 रूट एक्स होता है, बस हो गया। अगला हमसे कहा है कि नहीं आप तो आर में है, डिफ्रेंसिएशन लॉग कॉस एक्स का करके बता दो, वो भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग कॉस एक्स का 1/cos एक्स, अब डी डी एक्स कॉस एक्स का होगा जो कि माइनस साइन एक्स होता है, और माइनस साइन एक्स अपन कॉस एक्स को हम माइनस 10x भी लिख सकते हैं। फिनिश क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि कुछ इस प्रकार से। Show that the function f given by fx is equal to 3x plus 2x belongs to R is increasing in R। अगर हमें फंक्शन fx इतना दिया है तो f डैश x तो 3 होगा, और कम से कम 3 जो है वो 0 से तो बड़ा ही होगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। सिंस इट इज f डैश x इज मोर देन 0 सो इट इज इंक्रीजिंग ऑन R। फिनिश। R क्वेश्चन देखते हैं, इसका R पार्ट क्या कहता है। R पार्ट हमसे कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस R व्हेन R इज इक्वल टू 7 cm। जरा देखते हैं इसको। अगर हम R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, dA/dr हमको फाइंड करना है, A हमको गिवन है, dA/dr अगर हम फाइंड करते तो डायरेक्ट 2πr आता है, और R जब 7 हो इसकी वैल्यू 14π cm² पर सेंटीमीटर होगी। सो सिंपल। इसके बाद हमें 2 नंबर के क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, जो कुछ इस प्रकार से है। द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/5 cm पर सेकंड, यानी कि हमें dr/dt दे रखा है 1/5 सेकंड। अब हमसे कहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम विथ व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, यानी कि dv/dt हमें फाइंड करना है जब r इज इक्वल टू 2 cm हो। इसके लिए हमें पता होना चाहिए, बबल है मीन्स स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 πr³ होता है। अब dv/dt कैलकुलेट करना, तो r का जब हम dt के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dr/dt और आएगा 3r² dr/dt, और dr/dt की वैल्यू तो हमें दे रखी है 1/5, हम उसकी वैल्यू 1/5 रखते, r की वैल्यू 2 गिवन है, सॉल्व करते हैं 16π/5 cm² पर सेकंड, ये जो होगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसी का R पोर्शन, जो कुछ इस प्रकार से। द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट 0.2 cm पर सेकंड, यानी कि फिर से dr/dt दिया है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी dc/dt हमसे पूछा है। c दिया है 2πr। अब अगर हम इसका t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो dd ऑफ 2πr होगा। जब r का t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो r का तो 1 होगा, लेकिन dr/dt आएगा, और dr/dt की वैल्यू तो 0.2 गिवन है, सो इट इज 0.4π cm² पर सेकंड। बस फिनिश। अब आप 2 मार्क के क्वेश्चन में ही 12th क्वेश्चन पर आ जाइए, जो कुछ इस प्रकार से। हमसे कहा जा रहा है कि आप तो इंटीग्रेशन सॉल्व करिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स dx का। वैसे इसका इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लर्न अलग होता है, ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पर डिफरेंशियल फार्मूला नहीं लग सकता। लेकिन अगर हम चाहें तो एक छोटी सी आइडेंटिटी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि π/2 होता है, तो क्यों ना हम इसकी प्लेस पर तो π/2 लिख दें, तो ये हो जाएगा π/2 dx, और π/2 dx में तो क्या है π/2 x प्लस c। फिनिश। इसका R पोर्शन देखते हैं, जो कुछ इस प्रकार से। इंटीग्रेशन ऑफ
1 माइनस एक्स रूट एक्स। नेचुरली रूट एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दें यानी एक्स की पावर 1/2 का, तो एक्स पावर 1/2 माइनस एक्स। ये क्वेश्चन भी फिनिश होता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही 13th क्वेश्चन है, जो कुछ इस प्रकार से, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशो -3 2 -1, यानी डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो सिंपल सा तो है, केवल डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। बेहतर होता है अगर हम प्लस माइनस भी मार्क कर दे, अगर प्लस माइनस भी मार्क कर दे तो और अच्छा है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। इस फॉर्मूले में हम अगर मान वैल्यू रखते हैं तो ये -3/√14, 2/√14, 1/√14, ये डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगी। इसी का आर पोर्शन हम देखें तो हमारे पास है डिटरमाइन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 3 रेक्टेंगुलर एक्सिस, यानी तीनों एक्सिस की आप डायरेक्शन कोसाइंस बताइए। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस के साथ तो 0 डिग्री एंगल बनाएगा, लेकिन वाई और जेड के साथ 90 डिग्री बनाएगा। अब एल जो होता है कॉस अल्फा होता है तो कॉस 0 1 होता है, एम जो होता है कॉस बीटा होता है, कॉस 90 0 होता है, एन कॉस गामा होता है, कॉस 90 0 होता है, यानी इसकी डायरेक्शन रेश कोसाइन जो हैं वो 1 0 0 हो जाएंगी। इसी प्रकार से हम y की कैलकुलेट करेंगे तो 0 1 0, z की 0 0 1 होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि x एक्सिस की डायरेक्शन कोसाइन कितनी, y की कितनी, z की कितनी। बस 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ही हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो इस प्रकार से, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का बी पर प्रोजेक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला ए डॉट बी बाय मॉड बी होगा। अब ए डॉट बी यानी ए और बी लिखा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के 1 होता है। सो आई का आई में करा तो ये 2 आया, 6 आया, 3 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 आया, यानी कि 11/√11, दैट इज √11 हो गया प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर, इसी का आर पोर्शन देखते हैं, जिसमें हमसे पूछा है ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और हमसे कहा है कि आप बताइए मॉड ए माइनस बी कितना होगा। तो मॉड ए माइनस बी मीन्स ए माइनस बी कैलकुलेट करें उसका मॉड। ए माइनस बी कैलकुलेट करते हैं तो -2i, जे माइनस माइनस जे 2j, 3k माइनस के 2k हो जाएगा, यानी इतना आएगा। अब इसका मॉड अगर कैलकुलेट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 होगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ 12, यानी कि 2√3 हो जाएगा। सो सिंपल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी अब फिनिश होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, जो कुछ इस प्रकार से, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए व्हेन द मैग्नीट्यूड इज 5 यूनिट। आपको एक वेक्टर ए दिया है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड आर दिया है 5, आपसे पूछा है कि वेक्टर कितना होगा। तो r इज इक्वल टू मॉड आर इंटू एन, एन यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होती है। बस r गिवन है 5, ए गिवन है, मॉड ए तो कैलकुलेट करना तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। बस इसको अगर सॉल्व करें तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें 5 को 30 से कैंसिल करें तो 6 होगा, और 6 होगा और हम इनको अलग अलग कर दें तो ये आ जाएगा 1/3i माइनस 1/6j प्लस 5/6k। बस इसमें आर पोर्शन देख लेते हैं। आर पोर्शन क्या कहता है? आर पोर्शन हमसे कहता है शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। सो सिंपल। कैसे? हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है r इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अगर इसका मॉड कैलकुलेट करें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आएगा। अगर हम इनका डॉट प्रोडक्ट करें r डॉट आर, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई का आई में, जे का जे में और के का के में होगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी आई स्क्वायर आएगा, जिसे आप चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आर डॉट आर इज इक्वल टू मॉड आर का स्क्वायर हो गया। प्रूव हो गया। इस टाइप से अब आपके पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी थे आर सहित
मैंने आपको बतलाए। अब जरा देखते हैं 3 मार्क्स क्वेश्चन, जो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द एरिया of region bounded by ellipse x square upon 4 plus y square upon 9 equals to 1। ओके, तो आप देख रहे हैं इलिप्स। अगर इस इलिप्स की हम देखें तो एक्स स्क्वायर अपन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन 3 स्क्वायर इजिकल टू 1 को y सेपरेट करें तो वो इतना आ जाएगा। और चूंकि इसमें a की वैल्यू 2 है तो यहाँ 0 है तो ये 2 है, यानी हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 तक कर दें y का dx के रेस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये वैल्यू आना चाहिए एक क्वार्टाइल की। अगर चारों क्वार्टाइल की चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। फॉर्मूले हर हालत में लर्न होना चाहिए। 4 × 3/2 हो जाएगा और ये फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो ये आ गया 6π² यूनिट, इतना हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 इसी का ही और पोर्शन देखते हैं और वो ये है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² 4x एंड लाइन x 3। तो एक तो y² 4x लेफ्ट हैंडेड पैराबोला होगा और x 3 y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी जो आपके सामने डायग्राम में दिख रही है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहें तो y का x के रेस्पेक्ट में -3 से +3 के बीच करना होगा। और अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करें -a to a fx dx इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से a fx dx भी हो जाता है। हाँ, अगर ऑड होता है तो ये 0 भी हो जाता है, लेकिन इवन होने के कारण ये इतना हो जाएगा। बस √x का इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से सॉल्व किया, आंसर आ गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिनिश होता है। अब 3 मार्क्स का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 17 क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कहा है कि आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिए। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, dy इतना हो जाएगा। सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर पोर्शन है उसे t पुट कर देते हैं, न्यूमरेटर पोर्शन dt में चला जाता है। ऑब्वियसली dy इजिकल टू इंटीग्रेशन dt/t हो जाता है, जो log t + c होता है। t की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो वापिस रख दें, log e⁴x + e⁻x + c हो गया। इसका आर पोर्शन भी देख लेते हैं, क्या कहता है आर पोर्शन। आर पोर्शन में वो कह रहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर, अमाउंट ऑफ ₹1000 डिपॉजिट विद द बैंक, हाउ मच टाइम विल इट वर्थ आफ्टर टाइम, हाउ मच अमाउंट विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर, 10 ईयर के बाद कितना हो जाएगा। तो हमें तो दे रखा है 5% रेट, यानी कि dp/dt जो होगा वो p का 5% इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम p को इस तरफ और dt को इस तरफ करें तो ये इस प्रकार से dp/p इजिकल टू dt/20 हो जाएगा। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो dp/p log p 1/20t + c हो जाएगा। यहाँ c तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अगर हम चाहें तो p इजिकल टू e⁻ इतना भी लिखा जा सकता है, जिसे हम e⁻t/20 इंटू e⁻c भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर ऐड होने पर, पावर मल्टीप्लाई होने पर पावर ऐड होती है, तो पावर ऐड है उसे मल्टीप्लाई में लिख दिया। इससे हमें क्या बेनिफिट मिला, इससे हमारी कंडीशन है कि p इजिकल टू 1000 कब है, जब t इजिकल टू 0 है। तो 1000 इजिकल टू e⁻c, यानी e⁻c की वैल्यू 1000 आ गई। अब देखिए, चूंकि 10 ईयर दे रखा था, e⁻t/20 यानी 10/20 यानी 0.5 और e⁻c तो 1000 है, और e⁻0.5 की वैल्यू तो उसने क्वेश्चन में ही दे रखी है कि वो 1.648 है। बस इस वैल्यू को हम रखते हैं तो याद रखता है 1648, यानी 10 ईयर के बाद ये अमाउंट 1000 था वो बढ़कर 1648 हो जाएगा। बस हो गया 3 मार्क का क्वेश्चन। अब अगला देखते हैं 3 मार्क का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें हमें वो कह रहा है कि z जो है यानी कि
2x प्लस 5y है, जबकि जो कंडीशन दे रखी हैं वो इस प्रकार की हैं। तो देखिए पहली कंडीशन ली, पहली कंडीशन को हमने उसकी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो a 10 और b 5 आ गया। दूसरी कंडीशन को a 8 b 6 आ गया। अब x ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस x और y हुए। अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो ये आता है। इससे हमारे पास जो कॉमन पोर्शन आता है वो a थी b आता है। a के कोऑर्डिनेट 4,0, c के 6,0 और b के इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 4,3 आता है। अब अगर हम इसमें z की वैल्यू कैलकुलेट करें तो पॉइंट a पर 800, b पर 2300, c पर 1200 आ रही है। चूँकि हमसे मिनिमाइज पूछा है इसलिए a पर होगी 4,0 पॉइंट पर और वो होगी 800। इसका 3 सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का ही है जो आपके सामने सॉल्व किया गया है, उसे भी उसी प्रकार से ही करना है, लेकिन इसमें उसने मिनिमम की जगह मैक्सिमम वैल्यू पूछी जो इस पर आ रही है, आप देख रहे हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो 3 मार्क्स का ही है। इस प्रकार से होगा, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। अ डाई स्टॉल थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस। ओके, अगर हम इसका सैंपल स्पेस लिखें एक डाई का तो हमें पता है 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसमें ऑड नंबर 1 3 5 हैं, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अनसक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 यानी 1/2 होगी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस मीन्स कब हो सकती है, जब नो सक्सेस को अगर हम इन्वर्ट कर दें, नो सक्सेस, किसी में भी सक्सेस ना हो, अगर किसी में भी सक्सेस ना हो का 1 माइनस कैलकुलेट कर दे तो इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन सक्सेस। तो एटलीस्ट वन सक्सेस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस इन ईच केसेस। पहले में भी अनसक्सेस, दूसरे में भी और तीसरे में भी, यानी 1/2 1/2 1/2, 1 - 1/8 इजिकल टू 7/8 हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमसे दिया है कि इफ पी ए इज इक्वल टू 6/11, पी बी इज इक्वल टू 5/11 एंड पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11 हो तो आप पी ए बाय बी कैलकुलेट करिए। ठीक है, पी ए बाय बी कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत है। पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला अप्लाई किया, इससे हमारे पास ये 4/11 आ गया। बस पी ए बाय बी जो कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होता है, दोनों की वैल्यू पुट करी, आंसर आया, इट इज़ 2/3। बस 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी फिनिश हो जाते हैं। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन देखते हैं जो कि 21st क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। इस प्रकार से हमें एग्जामिन करने को कहा है कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के एग्जामिन कीजिए। बड़ा सिंपल है, मगर पॉजिटिव के लिए यानी x मोर देन 1 के लिए इधर है, x लेस देन के लिए इधर है, यानी fx+1 अलग और fx-1 अलग है। हमने सबसे पहले fx कैलकुलेट किया, x इज इक्वल टू 1 पर, ये 2 आया। फिर हमने fx+1 किया इस फंक्शन से, ये आया। h टेंड टू 0 रखना होगा और प्लस h किया तो बिटी आया। अगले में fx-1 इससे किया तब भी ये 2 आया, और चूंकि fx fx प्लस और fx- इक्वल आ रहे हैं इसलिए कंटिन्यूस तो है। अगला हमसे पूछा है कि अगर y इज इक्वल टू लॉग कॉस x हो तो आप बताइए कि इतना होगा। ठीक है, बता देते हैं, y इज इक्वल टू लॉग x रेस्ट टू द पावर कॉस x। अगर हम दोनों साइड में लॉग लें तो कुछ ऐसा आ जाएगा, कॉस x आगे आ जाएगा। इन दोनों के बीच प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास कुछ ऐसा बनता है। अब लॉग लॉग x को जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/log x इंटू 1/x हो जाएगा, जबकि लॉग लॉग x एज यूजुअल है, कॉस x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन x होता है, माइनस हमने यहाँ लिख लिया। बस y को इधर शिफ्ट करके y की वैल्यू रखी, हो गया प्रूफ। बड़ा सिंपल। इस प्रकार से हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। 22nd क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, कुछ इस प्रकार का है।
आपसे कहा गया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की वैल्यू आप फाइंड करके बताइए। बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स की बाय पार्ट से करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड ये कंसिडर करते तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका फॉर्मूला अप्लाई किया तो ये आया। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो 1/x होता है, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 होता है, x कैंसिल होता है 1/3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर का तो x³/3 यानी 3 से 3 हो गया तो x³/9 हो गया। बड़ा सिंपली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन 3x cos 4x dx को सॉल्व करने को कहा है। साइन 3x cos 4x में हम 1/2 करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो कुछ इस प्रकार से होता है। इससे ये दोनों इंटीग्रेशन अलग हो जाएंगे और माइनस में हो जाएंगे, और फिर तो इसको सॉल्व करना बड़ा सिंपल हो जाएगा, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बस अब लास्ट क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, कुछ इस प्रकार से, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन। अगर हमें इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो हम इनका वेक्टर फॉर्म दोनों का लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म लिख के और इसकी कंपेयर r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमड़ा b1, एक तो ये, और दूसरी r इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 से कर लेते हैं। इससे अगर हम देखें तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपन मॉड b1 क्रॉस b2 ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमने b1 और b2 पिकअप करके और b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट किया। b1 क्रॉस b2 कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए हमने देखा b1 क्रॉस b2 इतना आया, लेकिन हमें मॉड b1 क्रॉस b2 की भी ज़रूरत है। तो मॉड b1 क्रॉस b2 यानी अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि ये 2√29 आया। a2 माइनस a1, a2 a1 दोनों को पिकअप करके a2 माइनस a1 कैलकुलेट किया, जो इस प्रकार से आया। बस अब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले में b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2 की वैल्यू रखी। डॉट प्रोडक्ट करना है, i का i में, j का j में, k का k में, तो बस -16 -36 -64 जो कि -16116 आएगा, लेकिन मॉड होने के कारण ये प्लस हो जाएगा, यानी 58 अपॉन √29। चूँकि √29 डिनोमिनेटर में है इसलिए इसका रेशनलाइजेशन करके हमारे पास इसकी वैल्यू 2√29 आएगी। इस प्रकार से हमने फुल क्वेश्चन सॉल्व किया है। हाँ, इसका आर पोर्शन भी देखना चाहें तो सिर्फ इतना था है कि शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो पहले हमने इन दोनों से a1 b1 c1 कैलकुलेट कर लिया। a1 b1 c1 कैलकुलेट करने के लिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, इसी प्रकार से a2 b2 c2 कैलकुलेट कर लेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैलकुलेट करने के बाद a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू कैलकुलेट करी। a1 प्लस a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आई, और अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 है तो ऑब्वियसली दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। इस प्रकार से फुल पेपर आपका और यानी ऑप्शनल क्वेश्चन सहित हम पूरा होता है, और इस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 बड़े आसानी से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। गुड लक टू ऑल ऑफ